हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप ठीक होंगे और आप अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो जो ये आज की हमारी वीडियो है, ये वीडियो हमारी रहेगी, एक डिसऑर्डर है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, जो ये डिसऑर्डर है, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है। जो इस डिसऑर्डर में हमको अनवांटेड और अनकंट्रोलेबल थॉट्स आते हैं। और जो ये थॉट्स होते हैं, ये बार बार हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, और जो इसकी वजह से जो हमारा बिहेवियर होता है वो भी बार बार रिपीट करने लग जाता है। जो ये डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाते हैं, और ये बहुत ही एक कॉमन डिसऑर्डर है जो कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंज होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी हैबिट हो जाती है कि हम बार बार अपने हैंड्स को वॉश करते हैं। हमें वॉशिंग प्रॉब्लम हो जाती है। हम बार बार, मतलब ये लगा लो, यदि हम दिन में 8 से 9 बार यदि हम अपने हैंड वॉश कर रहे हैं तो डेट इज़ नॉर्मल। लेकिन हम वही यदि हम हैंड वॉश दिन में 30 बार 40 बार कर रहे हैं तो डेट इज़ नॉट नॉर्मल। दिस इज़ अ प्रॉब्लम लाइक OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा देखिए, सेकंड प्रॉब्लम इसमें हो सकती है कि हमको ये लगेगा कि जो हमारे पैर है, कभी उसमें कोई गंदगी ना लग जाए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम बार बार अपने पैर वॉश करेंगे। हो सकता है कि वही रिपीट करें, हम उसको दिन में 20 से 30 बार हम उसको धोएं। इसमें जो थर्ड है वो है कि हमको हर चीज़ जो होगी वो अनसिमेट्री लगेगी। हम उसको अरेंज करना चाहेंगे कि हम इसको अरेंज करें, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, घर में सामान ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके ही, मतलब हमारा माइंड जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। फोर्थ इसमें है कि हम बार बार डोर को चेक करेंगे कि डोर लॉक किया है नहीं किया है। तो मतलब इसके रिगार्डिंग हमारे मन में कंफ्यूजन रहेगी, हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि हमने डोर क्लोज किया था या नहीं किया था, लॉक किया या नहीं किया। तो हम इसको उठ के बार बार हम इसको चेक करेंगे। तो ये सब हमारे OCD के क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इनको आगे बताती हूँ। देखिए, ऑब्सेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है इसमें फियर्स ऑफ जर्म्स और डर्ट, कि हमको ये लगता है कभी हमारे हाथ में जर्म्स तो नहीं है, डर्ट तो नहीं, गंदगी तो नहीं लग गई है। तो इसके रिगार्डिंग क्या रिजल्ट होगा कि हम बार बार हम अपने हैंड्स को वॉश करेंगे, और जिसकी वजह से मेरे आप यकीन नहीं करोगे कि जो OCD होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो अपने हाथों की स्किन तक को खराब कर लेता है, इस चक्कर में कि कभी हाथ पे कुछ जर्म्स तो नहीं लग गया है। सेकेंड है नीडिंग परफेक्ट और सिमेट्रिकल थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि हमको ये लगता है कि जो ये थिंग्स हैं ये सिमेट्रिकल नहीं है, हमको इनको अरेंज करना चाहिए। हाँ, और ये इनको हमको एक परफेक्ट प्लेस पे रखना चाहिए, या फिर परफेक्शन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट है हॉरिफाइंग थॉट्स ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ और अदर्स। जब ये जो OCD होता है, जब ये एक स्टेज पे पहुंच जाता है, अपने सीवियर लेवल पे जब ये पहुंच जाता है, तो हमको हार्मिंग थॉट्स आने लगते हैं। वो हमारे बारे में भी हो सकते हैं और दूसरों के बारे में भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अनवांटेड थॉट्स आते हैं लाइक सेक्स, रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे टाइप्स के जो अनवांटेड थॉट्स जो हम नहीं चाहते हैं, वो सब भी हमारे माइंड में एग्जिस्ट करेगा। तो यही होते हैं सिम्टम्स OCD के। इसके अलावा देखिए, कंपल्शन के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कि मतलब कंपल्सरी हो जाता है हमारे लिए क्या, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना। देन काउंटिंग, सम अनयूजुअल पैटर्न्स, कि आपने कितनी बार अपने हैंड वॉश किए, काउंटिंग जो होती है उसके लिए भी कंपल्शन हो जाता है कि हम इतनी बार तो धोएंगे, इतनी बार। यदि हमने, मान लीजिए किसी को, पेशेंट को प्रॉब्लम है OCD की, तो देन यदि उसको हैबिट हो गई है कि वो जब तक वो 20 बार अपने हैंड वॉश नहीं करेगा, इवन वो 30 टाइम्स अपने हैंड वॉश नहीं करेगा, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होएगी। मतलब उसका पैटर्न बन गया है वो, कि इस काउंटिंग तक यदि वो हैंड वॉश नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम है रहेगी, और वो जब तक वो करने ही लेगा उसको 30 टाइम्स, तो वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होएगी। नेक्स्ट है चेकिंग द डोर वेदर दे आर लॉक्ड, ये दे है सॉरी, दे आर लॉक्ड और नॉट मल्टीपल टाइम्स,
वो बार बार डोर को चेक करेगा कि उसने लॉक किया है या नहीं किया है। यदि उसने लॉक कर भी दिया है तो इवन फिर भी वो उसको मल्टीपल टाइम्स चेक करेगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, ये एक मेंटली प्रॉब्लम है जिसके चलते हुए उसको ये करना पड़ रहा है। देन नेक्स्ट है सिमेट्रीज एंड परफेक्ट ऑर्डर्स, की परफेक्ट ऑर्डर में कोई चीज़ है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब इसके माइंड में ये बात सेट हो गई है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट है एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते हैं। जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते हैं। तो हम बात करें इसके कॉजेज की, तो इसके कॉजेज क्या क्या देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, यदि आप मानिए कि एक मदर है, उनको ओसीडी है। यदि उनको ओसीडी है, हो सकता है कि उनको ये जेनेटिक्स में मिला हो सकता है उस मदर की भी मदर को ये प्रॉब्लम हो, और इसी की वजह से उसको भी ये चीज़ जेनेटिक्स में मिली हो। फिर मान लीजिए कि उस मदर ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया, तो उस बेबी बॉय को एक एनवायरनमेंट ऐसे मिलेगा कि जो एनवायरनमेंट है वो ओसीडी पेशेंट का हो, तो उस बेबी बॉय को भी ये प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर यदि मदर को है तो ऑब्वियसली कि बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। यदि 100% नहीं आएगी तो 80% या 70% तो आएगी ही, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे लाई कर रहा है। इसीलिए हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर भी कुछ परसेंट आए। तो मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे जो तीनों फैक्टर्स है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी होता तो हो सकता है, और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। तो ये तीनों ही फैक्टर यहाँ पे कोज करेंगे ओसीडी को। यदि हम बात करें देखिए ओसीडी के ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे हमको एक इफेक्टिव टेक्निक्स को फॉलो करना होगा, या फिर कुछ थेरेपीज हैं, मेडिकेशन है जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम अपने इस डिसऑर्डर से हम रिलैक्शन को मिल जाएगा, और हो सकता है कि ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए यदि हम इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशंस की, मतलब मेडिसिन कौन कौन सी होती है इसके लिए। फर्स्ट जो होती है वो होती है SSRIs। जो ये वाली जो मेडिसिन होती है ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, जो कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती है, मेडिकेशंस होती है ओसीडी पेशेंट के लिए। मतलब कि सबसे जो फर्स्ट मेडिसिन जो दी जाती है ओसीडी के पेशेंट को वो यही दी जाती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन डिप्टेट इनहिबिटर्स वाली मेडिसिन है जो कि दी जाती है ओसीडी पेशेंट को। इसके अलावा और हैं वो है अदर एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती हैं जिनसे कि काफ़ी रिलीफ मिलता है, जैसे कि TCA है, और मे भी बहुत सारी यहाँ पे और भी हैं। नेक्स्ट है एंटी साइकोटिस। देखिए, जिन पेशेंट्स को SSRI से इफेक्ट नहीं आता है या चेंज नहीं आता है तो उनके लिए एंटी साइकोटिक्स यहाँ पे यूज की जाती हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ थेरेपीज की। मतलब कि यदि मेडिसिन तो आपको लेनी ही है, साथ में आपको थेरेपीज भी करानी होती हैं, दोनों को साथ में ही लेके चलना पड़ता है। कुछ बिहेवियर थेरेपीज होती हैं, साथ में हम मेडिसिन भी लेंगे, और कुछ हम बिहेवियर थेरेपीज भी कराएंगे साइकोलॉजिस्ट से। तो मतलब यदि हम दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो आपका जो ये डिसऑर्डर है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसके लिए क्या होगा, कौन सी थेरेपीज है। तो सबसे पहले है CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें मतलब जो आपके माइंड में ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपसे ही उसको बाहर निकलवाया जाता है, और और आपसे उसके लिए सॉल्यूशन पूछा जाता है, मतलब आप खुद से ही इसके बारे में बताओगे। जो नेक्स्ट थेरेपी है वो है, यहाँ पे जो स्पेशल थेरेपी होती है OCD पेशेंट के लिए वो है ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब कि आपको एक्सपोज करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो, और आपसे रिस्पॉन्स लेंगे कि आपने ऐसे किया तो आपने क्यों किया। यदि ये ठीक नहीं है तो आपको इसको रोकना चाहिए, आप इसे कैसे रोक सकते हो। तो क्या वो आपसे एक्सपोज कराएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जो मेडिकेशन मैंने आपको बताया, और जो मैंने बताई थी अभी SSRIs, ये वाली मेडिसिन इसके लिए बेस्ट रहती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मैंने आपको ये बताई थी अभी कि ये CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, और ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। तो ये दो थेरेपी हैं जिनका यूज़ करके, इसके अलावा भी हम बहुत सारी थेरेपीज को यूज़ करते हैं OCD पेशेंट के लिए,
पर जो मेजर थेरेपीज़ हैं वो दोनों यही है, CBT और ERP। तो देखिए यहाँ पे आज मैंने बात की आपसे OCD डिसऑर्डर के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके चलते हमारे माइंड में बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स जो होते हैं वो लाया करते हैं। हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा इन थॉट्स से घिरा रहता है और मतलब अनकंट्रोल थॉट्स आते रहते हैं हमारे माइंड में, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो थॉट्स होते हैं ये बार बार हमारे माइंड में रिपीट होते हुए चलते हैं। ये थॉट्स होते हैं ये हमारे वॉशिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर चेकिंग द स्वीट्स के बारे में हो सकते हैं, या फिर कोई किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी हमको सर्च करना हो उस चीज़ के बारे में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वॉशिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डर्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, थिंग्स को सिमेट्रिकल प्लेस पर रखने के भी हो सकती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी, ये हमने बात की इन सारे सिम्टम्स पे। फिर हमने बात की कोजेज की, इसके पीछे कोजेज तीन हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। फिर हमने बात की इसके ट्रीटमेंट की कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, और यहाँ पे कुछ हमारे थेरेपीज होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने OCD मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को हम अपने को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया इस डिसऑर्डर के बारे में, तो आई होप सो कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, मेरे पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।